नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं धातु एवं अधातु, क्लास 10 का है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जी, मेरा नाम हुआ राजा और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बिना बकवास किए चलते अपना टॉपिक पे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन काफ़ी इंक्रीज होता है। तो चलिए बिना चलते हैं बकवास किए आते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? अर्थात कठोर के मतलब पूरा हार्ड होता है, प्राकृतिक मतलब होता है कि वो उसको किसी तरह से मिला करके नहीं बनाया गया, वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति के द्वारा निर्मित है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा पदार्थ होगा? लिथियम। इसको तो चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और पोटासियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। और ये जो हीरा होगा हमारा, ये जो हीरा होगा, ये हीरा होगा आंसर में हमारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है सबसे सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तन्य का मतलब होता है कोई ऐसा धातु जिसको ना हम लोग लंबा खींच करके तार बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा धातु है? ये कहने का मतलब होगा क्वेश्चन का। चांदी नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। हालांकि इन सभी से भी तार बनाया जा सकता है, लेकिन बोला है कि सबसे अधिक कौन सा धातु है जिससे लंबा तार बनाया जा सकता है, तो वो धातु होगा हमारा कौन? सोना। ठीक है ना, ये बताया जाता है कि 1 ग्राम अगर सोना होगा तो लगभग 2 किलोमीटर बनाया जाता है तार। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वो कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम के मतलब होता है सबसे ज्यादा, सुचालक के मतलब होता है चालन करने वाला, और विद्युत के मतलब होता है, उसको हम लोग समझेंगे, ये जो बिजली होता है, करंट होता है, जो प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत। मतलब वो कौन सा धातु होगा? आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि विद्युत जो प्रवाहित होता है वो धातु में ही होता है। तो इन चारों में से वो कौन सा धातु है जो सबसे ज्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, ये कहना है क्वेश्चन का। तो वो हमारा क्या सोना होगा? नहीं होगा। चांदी होगा? बिल्कुल यही होगा। ये एल्युमिनियम नहीं होगा और ये लोहा भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा कि सब में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होगा? तो वो होगा हमारा कौन? चांदी। ठीक है, आगे की ओर हम लोग भागते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। 4 कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, जो हमारा शुद्ध सोना होता है, तो सोना को शुद्धता के व्यक्त करने के लिए ना हम लोग कैरेट का उपयोग करते हैं। कैरेट, ठीक है ना, तो वो कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट को कहा जाता है? क्या 22 कैरेट होगा, 24 कैरेट होगा, 20 कैरेट होगा या 12 कैरेट होगा? तो आपका जो आंसर होगा 22 कैरेट नहीं होगा, 20 कैरेट नहीं होगा और 12 कैरेट भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो कितना कैरेट होगा? 24 कैरेट होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा कि हमारा 24 कैरेट होगा। ठीक है ना, उसके बाद एक बात और इसमें हम लोग यहाँ जान लेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन और शायद बन जाता है कि देखिए ये शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। ठीक है ना, आभूषण जो होता है, आभूषण बनाने में कितना कैरेट का सोना उपयोग होता है? 22 कैरेट का। और इसमें क्या होता है ना कि फिर कुछ अलग से धातु को मिलाया जाता है, जैसे चांदी, तांबा, जो भी मिलाना होगा वो मिला करके इसको ना कठोर बनाया जाता है। तो ये हमारा शुद्ध कैरेट 24 और आभूषण के लिए 22 कैरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे कहता है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है? इसका कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई अधातु है जो कमरे के ताप पर अर्थात तो रूम में है, तो वो धूप में नहीं रखे हम उसको, नहीं तो किस तरह से उसमें धूप का मतलब प्रभाव पड़ रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल जगह पे रखा हुआ है, उसको बोलते हैं कमरा का ताप। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब ये है कि अधातु है तो वो ताप है। कौन सा ताप? कमरा का ताप, उसमें वो द्रव अवस्था में है, तो वो कौन सा धातु होगा? क्या अधातु बोलो। ठीक है ना, ये हमारा ब्रोमीन होगा, पारा होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें पारा तो हमारा धातु है, तांबा हमारा धातु है, एल्युमिनियम भी हमारा धातु है, लेकिन ये क्वेश्चन अधातु बोला है ना, तो अधातु में कौन होगा हमारा? ब्रोमीन होगा। देखिएगा जहाँ पे आप ब्रोमीन देखिएगा बस उसके पास ना पारा ज़रूर होगा, ये पारा नहीं होता है बल्कि पारा होता है, ठीक है ना? ये नोट कीजिएगा कि जहाँ ब्रोमीन होगा वहाँ पे पारा ज़रूर होगा, आपको धातु और अधातु में पहचानना होगा। अगर धातु कहेगा तो पारा मारेंगे, अधातु कहेगा तो हम लोग ब्रोमीन मारेंगे, ये नोट करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं, 6 ये कहता है कि शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो याद रखिएगा शीशा और टीन को मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं, स्टील नहीं बोलते हैं, गनमेटल नहीं बोलते, ये उपधातु नहीं बोलते हम लोग, ये तो मिश्र धातु होगा, ठीक है ना? शीशा और टीन के मिश्र धातु को, शीशा को हम लोग संकेत क्या करते हैं? Pb प्लस टीन को हम लोग क्या करते हैं? Sn, ठीक है ना? ये हमारा संकेत होता है। आप अगर केमिस्ट्री में याद किए होंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है कि पित्तल, पित्तल क्या है? पित्तल क्या है? पित्तल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो ये आपको याद रखिएगा कि पित्तल जो होता है ना वो मिश्र धातु होता है, ठीक है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। आंसर हमारा कौन होगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है ना। अगर ये मिश्र धातु है तो किसका किसका मिश्र धातु है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा ताज, ताज के मतलब क्या होता है? ता के मतलब होता है तांबा, और जा के मतलब क्या होता है? तो जा के मतलब होता है जस्ता, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ठीक है ना। देखिएगा ये अयस्क कहाँ भाग गया? हाँ, ये अयस्क क्या है? अयस्क एक पदार्थ होता है जो पृथ्वी तल से निकाला जाता है और इसमें क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है, ठीक है ना। वो भी किस मात्रा में? तो प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा मतलब जितना हम चाहते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। अगर वो कम मात्रा में धातु पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर उसको हम लोग बोलते हैं खनिज बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो जो हमारा अयस्क है बॉक्साइट, ये कनेक्शन बताते हैं हम लोग। तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम निकालने का एक अयस्क है, ठीक है ना। लोहा नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? डी होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कितना आता है? 9 नंबर। 9 नंबर ये आता है कि धातुओं की प्रकृति होती है, ठीक है ना। तो ये धातुओं की प्रकृति होती है, इसके बारे में आप क्या क्या समझना है, कैसे समझना है? तो याद रखिएगा कि धातु की प्रकृति क्या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक और ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, या कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो याद रखिएगा। आपको ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जरा सा आप समझ रहे होंगे तो हम आपको एक बात और बताते हैं। देखिए विद्युत धनात्मक कहने का मतलब होगा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वो धनात्मक कहलाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं रहा है बल्कि क्या कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है। तो अगर ग्रहण करेगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसको हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं। जितना भी धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। समझ में आया? धातु के मतलब धा से धातु और धा से धनात्मक, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो विद्युत धनात्मक होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर मान लीजिए हम लोग सबसे सस्ता लेते हैं तो सोडियम लेते हैं, इसका अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की सजावट तो 2, 8 और कितना होगा? 1 होगा। कोई भी तत्व चाहता है कि हम अस्थायी बनने के लिए अपने आप जो अंतिम कक्षा होता है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कब करेगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन को हटाएगा नहीं, त्याग नहीं करेगा किसी को किसी के साथ, जब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये जुटेगा नहीं, तब तक ये त्याग नहीं कर सकता। और जैसे ही ये त्याग कर देगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया ना सोडियम, तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये क्या होता है? धनात्मक धन आवेश आ जाता है जब त्यागेगा तब, ठीक है ना। अगर नहीं त्यागेगा इस पे कोई आवेश नहीं होता है। थोड़ा सा आपसे और एक छोटा सा समय लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग। क्लोरीन तो वो उसका संकेत होता है C और L। इसको परमाणु संख्या होता है 17। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2
8 कितना होगा हमारा 7 होगा। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग किया जा सकता है, बाद बाकी फिर ग्रहण किया जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है हमारा 7 अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, क्योंकि अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होता है, क्लोरीन के पास इतना ऊर्जा है नहीं, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसी के साथ संयोग कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये हमारा सोडियम जो है वो त्याग रहा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ग्रहण कर रहा था। तो भाई सोडियम और क्लोरीन तो अच्छा दोस्त हो सकता है ना, कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो ये ग्रहण कर रहा है तो माइनस, और जो त्याग कर रहा है वो प्लस, ठीक है। आप कभी भी देखे होंगे कहीं पे भी रासायनिक सूत्र में, तो आपको ये जरूर नजर आया होगा NaCl, और ये हमारा यहाँ प्लस होता है और ये हमारा माइनस होता है। ये प्लस और माइनस जहाँ पे होगा उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनिक यौगिक। ये बात थोड़ा सा हम अपना टाइम ले लिए हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को साझा या फिर साझा करने के अगर बनेगा, साझा करने के बाद जो बनेगा ये यौगिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होगा उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो क्या NaCl आयनिक यौगिक है या नहीं, आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना करेंगे, 10 करेंगे। वह धातु जो सिर्फ आम्लराज में घुलता है, आम्लराज क्या है, एक ना विलयन समझ लें इसको हम लोग, ठीक है ना। आम्लराज जो है वो क्या है, विलयन है। किसका किसका मिश्रण होता है ये, तो इसमें होता है हमारा हाँ HNO3 होता है, या फिर हम लोग लिखते हैं HCl प्लस HNO3, ये होता है 1:3 का अनुपात। अर्थात कहने का मतलब अगर ये हाइड्रोक्लोरिक जहाँ पे 1 लीटर रहेगा तो वहाँ पे ये 3 लीटर रहेगा, ये अनुपात होता है। अनुपात के मतलब इसको हम लोग ना ऐसे सिंपल में लिखते हैं, तो आम्लराज होता है। और ये आम्लराज इतना खतरनाक होता है कि ये ना इसको ना इससे सोना को आराम से इसमें घुलाया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो वही बोला है कि वह कौन सा धातु जो सिर्फ आम्लराज में घुलता है, तो वो हमारा धातु कौन होगा, सोना होगा। क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है जो वायुमंडल में क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन कितना होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, लोहा नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि लोहा एवं इस्पात को इस्पात के मतलब क्या होता है, स्टील, इसको जंग से बचाने हेतु किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा लोहा में जंग न लग जाए, इस्पात में जंग न लग जाए, तो इसको कई विधि होता है इसको बचाने के लिए। जैसे या तो पेंट कर देते हैं, या फिर उस पे ना कोई कवर चढ़ा देते हैं, या फिर कोई उसको धातु के परत चढ़ा देते हैं, या फिर मिश्र धातु कर दिया जाता है, तो इससे जंग नहीं लगता। भाई जंग लग जाता है तो वो धातु नष्ट होने लगता है, क्षरण होने लगता है, इसलिए जंग से बचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई आपको पेंट नहीं करना है, आपको एक पतला सा परत चढ़ा देना है, तो वो कौन सा धातु होगा, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। तो तांबा नहीं होता है, चांदी नहीं होता है, सोना नहीं होता, और ये जिंक होता है हमारा। इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, या फिर इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दो नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। या तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जस्तीकरण, ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा आगे, याद रखिएगा, इतना काफी है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु, यहाँ पे अधातु बोला है, अधातु कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत मतलब उसमें प्रवाहित होता है आसानी से, ठीक है ना, चालन करता है। देखिए हालांकि विद्युत जो प्रवाहित होता है, चालन करता है, वो धातु में करता है, लेकिन यहाँ पे अधातु है, वो अपवाद में होगा, तो वो कौन सा होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ग्रेफाइट, ये यही तो होगा। सल्फर नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, और ये क्लोरीन नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट। समझ में आया, हीरा और ग्रेफाइट तो समझ में आ रहा होगा ना, ये कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 क्या कहता है, 13 ये कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रख
रखते हैं, अर्थात केरोसिन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, केरोसिन का एक तेल होता है, ठीक है ना? उसमें डुबा कर के रखा जाता है, पारा को तो नहीं रखा जाता है, तांबा को भी नहीं रखा जाता है, सोना का भी नहीं रखा जाता है किसको? सोडियम को रखा जाता है। सोडियम एक धातु है जो काफ़ी ज्वलनशील है, वायुमंडल के संपर्क में आने से ना वो तीव्रता के साथ लहरने लगता है, जलने लगता है, इसलिए उसको ना हवा के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, इसलिए उसको ना केरोसिन में डुबा करके रखना पड़ता है। इसके साथ और भी धातु होगा जिसको ना डुबा करके रखा जाता है, वो आप कमेंट में कीजिएगा, खोज करके अपने सर से पूछ करके एक बार ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आभूषण, आभूषण के मतलब क्या होता है? आभूषण के मतलब अपने अगर भाषा में हम लोग पढ़ें तो उसको हम लोग कहते हैं गहना, ज़ेवर, ठीक है ना? ये होता है, अर्थात आभूषण के मतलब होता है गहना ज़ेवर, जिससे हम लोग जैसे ये महिलाओं के लिए होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। कितना कैरेट का होता है भैया? 24 कैरेट तो शुद्ध होता है, इससे थोड़ी ना बनेगा। उसके लिए ना 22 कैरेट चाहिए, 22 कैरेट। ये गलत ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पढ़ते हैं, तो बताता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, इसके पहले अधातु पूछा था, अब की क्या बोला है? ये धातु बोला है। तो भाई वो कौन-सा धातु होगा? पारा होगा, कैल्शियम नहीं होगा, लिथियम भी नहीं होगा और ये सोडियम भी नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना? उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। ताम्र, ताम्र का मतलब तांबा, ठीक है ना? और तांबा कॉपर बोलते हैं हम लोग। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कॉपर और क्या था हमारा? टीन, एसएन, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कांसा, ठीक है ना? इसको कांसा बोलते हैं। और पित्तल क्या होता है बताइए? बताइए, बताइए, अभी जस्ट पीछे हम बता करके आए हैं। तो कॉपर, ताज और जस्ता, तांबा और ये जस्ता। अब बताइए सोल्डर के बताइए, अभी जस्ट तुरंत बता करके आए थे, तो ये सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है पीबी प्लस एसएन, ठीक है ना? पीबी का मतलब प्लम्बर, मतलब समझ में आ रहा है ना? शीशा, ठीक है ना? अब ये बताइए ये क्या है? इसका एक उपयोग बता दीजिएगा आप कमेंट में, अगर आप नहीं बता पाइएगा तो फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आगे ये कहता है, देखिए इसको ना वायुयान का ना जो बॉडी होता है जहाज़ का, उसको बनाने में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो कहता है कि जो धातुएँ कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कोई धातु है वो किसी सतह से टकरा गया जैसे, तो वो कौ आवाज़ उत्पन्न होता है या नहीं होता है उत्पन्न? टन या झन की आवाज़ तो ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में सिक्का होगा, अगर आपके पैकेट से गिरता है नीचे तो फर्श में टन या झन की आवाज़ करता ही तो करता है ना। जैसे मान लिया जाए ये नहीं तो आपके घर में जो लोहे की कोई बर्तन ज़रूर होगा जो किसी पत्थर से या किसी सतह से टकरा कर के आवाज़ ज़रूर करता है, वो क्या कहलाता है? अगर आपके घर में कोई पत्थर टकराने वाली बात नहीं तो आपके घर में बर्तन तो ज़रूर होगा, आपके मम्मी-पापा या आप खुद धोते होंगे बर्तन, उस समय तो आवाज़ करता ही होगा ना। तो ये आवाज़ उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं? सवाल यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? तन्यता नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है। उसके बाद आघात वर्धनीयता भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। तन्यता का मतलब ना उसमें लंबा तार बनाया जा सकता है और आघात वर्धनीयता का मतलब ना उसमें फैलाव उत्पन्न किया जा सकता है, पीट के चाहे जैसे वो होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर जाते हैं। कहता है कि 18 में कि 1 ग्राम सोना कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। पीछे वाला क्वेश्चन में आपको जस्ट बनाए हैं, इसमें भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 नहीं होगा, 3 और 4 भी नहीं होगा, बी होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी तो तुरंत बताए पीछे वाला क्वेश्चन में कि उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं क्या? नहीं। तन्यता कहते हैं क्या? लचीलापन कहते हैं या सभी कहते हैं? तो याद रखिएगा कि उसको जो हम लोग कहते हैं, जो तार के रूप में अगर खींचेगा तो उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। समझ में आया ना? तानना, खींचना,
ये आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं तानना, जैसे हम लोग रबड़ के जैसे खींचते हैं तो वो तो अस्थायी रूप से होता है ना, और ये अस्थायी रूप से रहेगा, ठीक है ना, परमानेंट, ठीक है, तो वो तन्यता कहलाता है, ठीक है ना। अगर चादर के जैसा फैलने लगेगा पीट करके, जैसे हम लोग टांगी बनाते हैं, कुदार बनाते हैं, या कुछ भी जो फैलाव बनाते हैं, जैसे बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें फैलाने की क्षमता होता है, उसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं, पीट करके चाहे जैसे भी बनाए हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे तन्यता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है 20 का, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखिए मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है ना, उसको जलाने ये फीता के समान होता है, और इसको क्या किया जाता है कि जलाने से पहले इसको रगड़ा जाता है। समझ में आया ना। अब ये कहानी आगे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि इसको जलाने पर इसका जो चमकदार होता है, क्या लाल होता है, पीला होता है, ब्लू होता है, हरा होता है, किस तरह की चमकता है? पीला नहीं होता, नीला नहीं होता, ये बिल्कुल चमकीला और उजला होता है। कभी आप लोग देखे होंगे तो होली या दीपावली बच्चों के लिए जो छुरछुरी होता है ना, उस तरह से वो होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये मैग्नीशियम के द्वारा बनाया जाता है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। जब धातु बिना किसी से अभिक्रिया किए हुए तो जंग लगने के बाद ना हो जाता है लाल पीला हरा चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो जंग न लगे, वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो, किसी तरह से वो किसी के साथ कोई रिएक्टेड ना हो, किस तरह से एकदम बिल्कुल फ्रेश हो, वो किस अवस्था में होता है? चमकदार होता है, खुरदरा होता है, काला होता है, या फिर इनमें से सभी होता है? तो याद रखिएगा कि वो जो होता है अपनी शुद्ध अवस्था में जब होता है ना वो धातु, तो वो कैसा होता है? आपको याद रखना होगा कि सर धातु की सतह कैसा होता है? चमकदार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में ये कहता है कि एल्युमिनियम पर बनी मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि एथोडीकरण कैथोडीकरण दोनों इनमें से, भाई तो ये तो पहले ही गलत लिखा हुआ है, कैथोडीकरण तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है एनोडीकरण होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर? एनोडीकरण होता है। देखिएगा ऐसे भी एल्युमिनियम जो होता है ना वो धनात्मक होता है क्योंकि धातु है, और ये एनोडीकरण जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, तो एल्युमिनियम जो बनता है वो क्या कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा? एनोडीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का जो है वो क्या कहता है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? जब चादर जैसे फैलाव वाली बात है तो वो क्या कहलाता है? तन्यता का मतलब तो तार होता है, आघात वर्धनीयता बोलते हैं, आघात वर्धनीयता ये बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे आर लगेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन जो दोनों नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? 24। 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? इसका कहने का मतलब होगा कि एक्वारेजिया जो अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े? अम्लराज पढ़े, ठीक है ना। उसमें किसका किसका मिश्रण था? HCl प्लस HNO3, इसका मिश्रण था। इसमें 1:3, ये भी पीछे वाला वीडियो में हम बताए थे, तो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग चुन लेंगे, वो कितना होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये अनुपात हमने क्या कर दिया? गलत लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हम लोग गलत चुन लिए, ठीक है। 3 अनुपात क्या होगा? 1 होगा, तो ये हमारा सॉरी फिर से ऑप्शन गलत चुन रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ठीक है ना, सबसे अधिक क्रियाशील अर्थात तो वो जल्दी से क्रिया कर लेता है, तो भाई हम लोग वो जानते हैं कि वो पोटेशियम होगा। पोटेशियम मतलब के इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। समझ में आया। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी ना होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये सोडियम नहीं होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। पोटेशियम के बाद सोडियम होगा, लेकिन सबसे अधिक है तो ये आपको कौन होगा? पोटेशियम। आप देखिए किताब में ना आपको क्रियाशील धातु का एक श्रेणी बना होगा इस तरह से ऐसे करके, अभी क्रियाशील ज़्यादा कौन है यहाँ पे लिखा रहेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे करके, तो उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। 26 में ये कहता है कि विद्युत अपघटनी पृष्ठकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता
है। देखिएगा वो विद्युत आपको जब अयस्कों का सांद्रण या फिर धातुओं का शोधीकरण आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जब धातु है, अशुद्ध धातु है, अशुद्ध का मतलब उसमें कुछ मिला हुआ है, शुद्ध रूप में नहीं है, तो उसको परिष्करण अपघटनी परिष्करण किया जाता है। तो धातु अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसके अनुसार? एनोड, कैथोड, अपघट, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि अगर धातु है तो वो कौन सा होगा? एनोडीकरण। समझ में है ना? एनोड पे उसको प्राप्त किया जाता है, एनोडीकरण कहलाता है ये। ठीक है, धातु धनात्मक होता है, एनोड हमारा ऋणात्मक होता है, एक दूसरे के साथ आकर्षित होता है आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कहता है वो देखेंगे कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? देखो अधातु और धातु का गुण होता है कि धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है लेकिन अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो यहाँ पे ना चमकीला तो धातु होता है लेकिन यहाँ पे पूछ दिया अधातु, तो ये अधातु वो कौन होगा? तो यही आपको आंसर करना होगा कि जो चमकीला होगा ये अपवाद में होता है। कार्बन नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, आयोडीन यही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्या होगा? 28 कहता है कि सोना निम्नांकित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अभी बताए ना कि सोना सिर्फ किस द्रव में घुलता है? वो होता है आम्र आम्ल राज। ठीक है ना? या फिर एक वरेज्य भी बोलते हैं उसको, रॉयल जल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा ए होगा। ये गलत है, ये गलत और ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 29। 29 कहता है कि किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? भाई ये इतना लंबा लंबा क्वेश्चन लिखता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के ही पागल हो जाएगा। उसको आगे के क्वेश्चन अगर आंसर याद भी रहेगा तो भुला जाएगा। देखिए इसका साधारण सा अंतर है ना, इसका कहने का मतलब ये होगा कि उस तत्व या गुण धर्म जो दो या दो से अधिक रूपों में प्राप्त होता है तो उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा आप रूपता। ये कार्बन के दो अवयव आप लोग जानते होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। तो यह याद रखिएगा, ये सब समयाव्यपता, समरूपता, उभय धर्मीयता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको? विरंजक चूर्ण नहीं, चूना पत्थर भी नहीं, कच्चा चूना भी नहीं, वो क्या होता है? हमारा जिप्सम होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पता है कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? जैसे किसी का हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, शरीर का कोई भी हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए, मरम्मत करने के लिए ना हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जो किसी का पट्टी बनता है वो पाउडर के जैसे उस पर लगा दिया जाता है, जिसको हम प्लास्टर बोलते हैं। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसके बाद इससे संबंधित जैसे हम लोग घर में छोटा छोटा मूर्ति ला करके पूजा करते हैं तो वो मूर्ति जो बनता है ना वो भी बनता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनता है। मतलब घर में कभी ढांचा भी बनता है, कोई ऐसा डिजाइनिंग भी बनता है, पहले से बना बनाया लाया जाता है, वो भी ढांचा घर के सजावटी रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 31। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? भाई गंधक का मतलब होता है पता है क्या? सल्फर होता है। सल्फर 16 परमाणु संख्या होता है इसमें। ठीक है, तो किस रूप में पाया जाता है? तो भाई S नहीं है, S2 नहीं है, S4 नहीं होगा, ये S8 होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं 32। 32 क्या कहता है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। अभी हम लोग पढ़े सल्फर का और इसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम लोग फास्फोरस का। फास्फोरस की कितना परमाणु संख्या होता है इसका? 15 होता है। ठीक है ना? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा, फास्फोरस P4 होगा। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, पहले तो टाइपिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो शूट करना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। तो थोड़ा सा मेरा मेहनत पे पानी ना फिरे, इसलिए लाइक कीजिएगा ज़रूर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बिना बकवास किए इतना क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, कोई बकवास नहीं करते झूठ मूठ के बिना वजह से, फालतू वाला बात नहीं करना चाहते हैं, बकवास लगता है हमको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
व्यावसायिक स्तर पे एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? जैसे कि एल्युमिनियम व्यावसायिक के मतलब क्या होता है? व्यवसायिक के मतलब होता है एल्युमिनियम को जैसे कुछ बेचने के पर्पज से, जैसे एक देश से दूसरे देश से बेचना है, या फिर एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं जैसे कुछ प्रोडक्ट के रूप में, या फिर कुछ बना करके भेजना, यानी व्यवसायिक जहाँ आया भाई एल्युमिनियम से संबंधित पदार्थ को बनाओ चाहे एल्युमिनियम को ही बेचो, ये कहने का मतलब है। तो वो किससे देखना, ये जो जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं ना ए बी सी डी जितना भी होगा सभी ये एल्युमिनियम का ही अयस्क है। लेकिन अच्छा किस्म का एल्युमिनियम, प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम मिलता किससे है? तो वो हमारा क्या होगा? बॉक्साइट होगा, क्रायोलाइट नहीं होगा, कोरंडम भी नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कितना होगा हमारा? बी होगा। समझ में आया ना? अब एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ मिलता है? ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन है जो हम आपको लेकर के आएंगे वीडियो आगे की क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं, तो वो है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम के परमाणु संख्या कितना होगा? पीछे वाला क्वेश्चन में बनाए कि भाई सोडियम Na होता है और उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसमें चुन लेंगे 11 कौन होगा हमारा? बी होगा। समझ में आया? ये किसका है? ये मैग्नीशियम का है। तेरा किसका है? एल्युमिनियम का है। ये हमारा नियॉन का है। ये याद रखिएगा, कम से कम 1 से 30 तक के तो कम से कम याद रखिएगा, आपका 10 प्लस काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा आंसर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक सबसे कम होता है, कॉपर होता है या फिर लेह? लेह नहीं होगा भाई, ये गलत लिखा है, टाइपिंग मास्टर को सुधारना पड़ेगा। लोहा। सोडियम, ये सेना भी नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा? सोना होगा। ये सब गलत टाइपिंग कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉपर है, लोहा है और सोना है, इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? सी होगा। ये तो हमारा वायुमंडल के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये तो अपने आप को जल जाता है। तो ये याद रखिए कौन होगा? सोडियम। देखिए गलनांक का मतलब क्या होता है, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे गलनांक और कवथनांक, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग आते हैं। तो 36 में क्या कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग बॉक्साइट से कर रहे थे, उसी तरह से ना कॉपर का, ये कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, क्यूपराइट, ये जो है ये सारा का सारा अयस्क किसका है? कॉपर का ही है। लेकिन अच्छे किस्म के तो चाहिए हमें ना, तो कौन होगा इसका अयस्क? कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, सभी ये सब आंसर नहीं होगा। समझ में आया ना? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नहीं, 37। 37 क्वेश्चन, अम्लगम। अम्लराज अलग था, अम्लगम अलग है। ये एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अर्थात देखिएगा अम्लगम क्या होता है, जैसे Hg, ये हमारा एक धातु है पारा, एक धातु यहाँ पे और मिलाया जाता है, तो ये अम्लगम कहलाता है। ठीक है, अम्ल गम कहलाता है। तो सवाल ये कह रहा था कि बताओ कि अम्ल गम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वो हमेशा रहने वाला धातु कौन होगा? पारा होगा। यहाँ पे अलग अलग धातु को मिलाया जा सकता है, तो हमेशा रहने वाला धातु कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, सिल्वर भी नहीं, वो कौन होगा? पारा होगा। और सोना भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। 38 कहता है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क सिन्नेवार है, जिंक ब्लेंड है, बॉक्साइड है, सोडियम क्लोराइड क्रायोलाइट है, सोडियम क्लोराइड है, काची बोलते हैं उसको, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है वो तो एल्युमिनियम का है। यहाँ पे हम लोग चुनेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक चुनेंगे, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ZNS। समझ में आया? जस्ता है हमारा सिन्नेवार। सिन्नेवार के HGS होगा, सॉरी ये गलत है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड। समझ में आया? ZNS।
ये होता है हमारा जिंक ब्लेंड। बॉक्साइड ये नहीं है, एल्युमिनियम का है। सोडियम क्लोराइड ये सोडियम का है। सिन्नेबार ये हमारा पारा का है। समझ में आया ना? तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। 39 नंबर, 39 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट के मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट के मतलब होता है निष्क्रिय। समझ में आया? निष्क्रिय का मतलब समझ में आया क्या होता है? वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, निष्क्रिय उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो किसी से क्रिया नहीं करता ये कौन है? आयोडीन ये नहीं है, सिलिकॉन ये भी नहीं है, ऑर्गन यही तो है, ब्रोमीन भी नहीं है। ऑर्गन, ऑर्गन का परमाणु संख्या बता सकते हैं आप? AR 18 ये होता है। ठीक है, तो आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं। 39 के बाद क्या होगा? 40। सोना का परमाणु संख्या कौन होगा? सोना का परमाणु संख्या आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। क्या 29 होगा, या फिर क्या 79 होगा, या सॉरी 89 होगा, 79 होगा, 39 होगा, हमको नहीं पता है। कमेंट में आपको करना है। इससे आप अगर ये क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर मेरे हिसाब से आप क्या कर पा रहे हैं? सोना का परमाणु संख्या सब कोई को पता होना चाहिए। ठीक है ना? आपको करना हो कमेंट में जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41। गंधक, गंधक का मतलब क्या होता है? गंधक का मतलब होता है एस, और एस के मतलब क्या होता है? एस के मतलब होता है सल्फर। सल्फर के मतलब क्या होता है? 16 परमाणु संख्या वाले तत्व। सोच लो, ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी होगा। 14, 15 ये तो भैया क्लोरीन होगा। फास्फोरस 15 होगा, और ये हमारा सिलिकॉन 14 होगा। तो समझ में आ रहा ना कौन होगा ऑप्शन हमारा? आगे हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते, मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, मतलब अभी तो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ कर गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनायन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आयन बनाता है। तो जो धातु होता है वो धनात्मक बनाता है, अधातु जो होता है वो ऋणात्मक बनाता है। ये तो अभी तुरंत बता के गए ना कि धातु धनात्मक होता है और अधातु जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये आप तो जान रहे हैं। तो इसमें चुन लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 43 क्वेश्चन है। सक्रिय धातुएं अम्ल को विस्थापित करती है। अम्ल से विस्थापित करती है, अर्थात जैसे कोई धातु है, जैसे मान लिया जाए कि वो हम लोग धातु ले लेते हैं, सोडियम के ही धातु ले लेते हैं, और ये अम्ल से, तो अम्ल के मतलब हम लोग ले लेते हैं HCl, और ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या विस्थापित होता है? विस्थापित के मतलब अलग होना या फिर निकलना। तो ये हमारा जब अभिक्रिया करता है तो ये बनता है NaCl प्लस H2। H2 का मतलब गैस। इसको समीकरण को आपको संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो भैया यहाँ पे भी तो 2 लगेगा, तब ना समीकरण संतुलित होगा। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन को चुन लेंगे, क्लोरीन गैस है। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? बी होगा। ये सब गलत ऑप्शन है। क्या समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कहता है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% टिन है उसका नाम क्या है? तो भाई ये 90 और 10 कहने का मतलब होगा कि कॉपर है, कॉपर और क्या हमारा है? टिन है। तो ये कॉपर और टिन मिलकर के किसका निर्माण करेगा? तो पता तो होना चाहिए भाई कि वो बनता है क्या? कांसा बनता है। सीसा और टिन ये होगा। समझ में आया ना? तांबा और जस्ता ये होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे आप? कॉपर और टिन, कांसा मारिएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना है? 45 है। कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है कैलेमाइन? ये आप बताइएगा या हम बता दे? कैलेमान एल्युमिनियम का है नहीं। कैलेमाइन किसका है? लोहा का है नहीं। कैलेमाइन Hg का है या नहीं?
जिंक का है या नहीं। तो याद रखिएगा कि कैलेमाइन किसका है, जिंक का है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सिलिकॉन है, ये धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। ये ये क्वेश्चन आप नहीं कीजिएगा तो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें ना हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये आपको कमेंट में थोड़ा सा करवाते हैं। देखो धातु तो होगा नहीं, ठीक है ना, उसके बाद मिश्र धातु भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन बच रहा है, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चुनना है। सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है, 14। तो ये तो कम से कम आप चुन सकते हैं ना कि इसमें ये धातु होगा या अधातु होगा या उप धातु होगा। ये अपना कमेंट में कीजिएगा, ये भी कमेंट में आपको करना है, ठीक है ना। ये इतना क्वेश्चन इजी होगा, इसको नहीं कर पाइएगा तो फिर किसको कर पाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो देखिएगा ये सब जितना भी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये सब जो ऑक्साइड है वो कैसा है, धातु का ऑक्साइड है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, धातु का ऑक्साइड है। और ये जो है ना ये भी ऑक्साइड है, लेकिन ये कैसा ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है। और जो ऑक्साइड होते हैं अधातु का, वो होता है अम्लीय। धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। अब आप बताइए कि कौन होगा इसमें आंसर, धातु के ऑक्साइड क्या धातु के ऑक्साइड। फिर से बताते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है या भास्मिक होता है। तो इसमें ये धातु है, अधातु है, सल्फर, आप समझिए। तो ऑप्शन चुन पाइएगा, तो ऑप्शन चुनना होगा ऑप्शन नंबर कौन, ए। ये धातु का, ये भी धातु का, ये भी धातु का, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, ठीक है ना। दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिएगा, आंसर एकदम सही सही जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 48। निम्नांकित में कौन अधातु हा ना है होगा। ठीक है, देखो भाई अधातु चुन रहा है तो ये धातु है हमारा सोना, एजी भी हमारा धातु है भाई, फास्फोरस देख रहे ये धातु है। आगे की ओर हम चुनेंगे ही नहीं भाई, ये तो ऑटोमेटिक होगा हमारा धातु ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा, सी होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो कौन सा धातु होगा जो मुलायम है। भाई धातु कठोर अवस्था प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई वो धातु है लेकिन मुलायम है, तभी तो चाकू से काटा जा सकता है। तो वो कौन होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा भाई, सोडियम होगा यार। उसके बाद मैग्नीशियम भी नहीं होगा और ये लोहा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, बी होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो क्या ग्रीस, यहाँ ग्रीज होगा, ग्रीस लगा करके तो नहीं, पेंट करके तो नहीं, जिंक की परत चढ़ा करके भाई यही होगा सबसे अच्छा उपयोग है। ये जिंक का पतला परत चढ़ा जाता है, इसको हम लोग जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, डी भी नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन होगा। सबसे भारी धातु ऐसे सोच लो जिसका परमाणु संख्या ज्यादा है, भारी धातु चुन लेंगे। लिथियम सबसे भाई, यूरेनियम होगा हमारा सबसे बड़ा। याद है इसका परमाणु संख्या कितना होगा, पता है किसी को, 96, 98, 99, 100। आप कमेंट में कीजिएगा, आपको करना होगा परमाणु संख्या थोड़ा बहुत तो याद कर लो। यूरेनियम होगा, सीजियम नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा, उसके बाद हमारा लिथियम भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जंग रोधी स्टील, जंग रोधी का मतलब होता है इसमें जंग नहीं लगने वाला है। स्टील तो आप समझ रहे कि मिश्र धातु है, तो वो अ, क्या है, धातु है अधातु है, भाई अभी तो खुद से बोल दिए, वो क्या होगा, मिश्र धातु होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 53 में, क्या कहता है क्वेश्चन ये कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा, एल्युमिनियम, जिंक, एफी या फिर एमजी। भाई विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, सब तो विद्युत धनात्मक है, ऋणात्मक तो है ही नहीं। अगर इसमें आयोडीन होता, फ्लोरीन होता, क्लोरीन होता, ये चुन लिया जा सकता था, लेकिन ये इसमें ऑप्शन ही
नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, हम गलत समझ रहे हैं, ठीक है। आगे के हम लोग कहते हैं, क्या कहता है भाई, एल्युमिनियम धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी, तो ये तो विद्युत धनात्मक होगा ना, तो ऋणात्मक वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर टाइपिंग मास्टर से मिलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं। भाई विद्युत ऋणात्मक मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा कि त्याग होगा कि ग्रहण होगा, तो ग्रहण होगा। ग्रहण होने के कारण वो ऋणायन बनाते हैं। ऋणात्मकता का मतलब होता है, तो वो होगा हमारा, क्या होगा, ऋणात्मकता के कारण वो ऋणायन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। निम्न में कौन उपधातु है। उपधातु है, ये धातु, ये धातु, ये धातु है, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, ये क्या होगा हमारा, उपधातु होगा। आगे की ओर हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर टीन की बजाय टीन सॉरी जिंक की बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। इसका क्या कारण है कि क्या टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होगा, टीन की अपेक्षा क्रियाशील अधिक क्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो देखिएगा, जो कम क्रियाशील होगा वही उपयोग होता है, इसमें महंगा और सस्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये अधिक क्रियाशील और ज़्यादा कम क्रियाशील की वजह से ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या चुनेंगे आप, चुनिए अपने मन से कि जिंक का उपयोग नहीं किया जाता है, टीन का उपयोग, बजाय टीन का लेप होता है। फिर से पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप, अर्थात जिंक का उपयोग नहीं होता है, टीन का उपयोग होता है। भाई टीन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, जो उसमें जो खाद्य पदार्थ होगा उसको नष्ट ना होने देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, हाँ यही होगा, ये होगा हमारा, टीन होगा जो कम क्रियाशील होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 57 कहते हैं कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अर्थात कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो वो होता है अम्लीय, जो होता है वो अधातु का ऑक्साइड होगा, ये अधातु का ऑक्साइड होता है। और ये क्षारीय जो होता है वो क्या होता है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 58 कहता है कि कार्बन क्या है, धातु है अधातु है, तो अधातु तो है ही नहीं, ये अधातु होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 में देखते हैं। 59 में क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता था तो उसमें जंग भी नहीं लगता। ऑक्सीजन जलवाष्प यही तो है जो मतलब किसी धातु को परत में जंग लगाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर, वो कौन सा है, तो वो तांबा नहीं होगा, वो होगा हमारा सोना। गलत लिखा हुआ यहाँ पे सोना लिखना चाहिए, सेना लिखा। जिंक भी नहीं होगा, पोटेशियम भी नहीं होगा। भाई सोना जो होता है, जो हमारा वातावरण में वायुमंडल में स्वतंत्रता के साथ रहता है, बिना स्वतंत्र रूप से रहता है, किसी से क्रिया नहीं करता। ये हम लोग सोना के बारे में जानते हैं। सोना के बारे में ये जानते हैं कि ये जो होता है ना, काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है। परमाणु संख्या इसका होता है 79 होता है, जो पीछे क्वेश्चन में था, जो कमेंट करवाने के लिए बोल रहे थे, हम आपको करने के लिए बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है कौन सा विधि से, हाथ से चुन करके, या फिर निच्छालन विधि से, या फेन फेन होना चाहिए यहाँ पे, फेन उत्प्लन विधि से, या फिर क्या होता है वो, निस्तापन विधि से। बताइए आप क्या कीजिएगा इसको आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो निस्तापन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी सही होगा, ये सब क्या होंगे, गलत होंगे। आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि आयनिक यौगिक कौन होगा। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं ना। ये कहो कि क्या होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे ये NH3 अमोनिया होगा। तो इसमें जो आयनिक यौगिक होगा, जहाँ पे धातु और अधातु मिलता है, वो आयनिक यौगिक होता है। देखिए ये दोनों अधातु है, ये दोनों अधातु है, लेकिन इसमें देख रहे हैं एक धातु और अधातु है, तो ये हमारा आयनिक यौगिक होगा। कैल्शियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्लोरीन जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, तो कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, तो ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड, अर्थात आयनिक यौगिक नहीं है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको देगा, ऐसा, ठीक है ना।
अर्थात इसका जो यौगिक हम लोग बनाएंगे वो इस तरह से बनता है। अगर आयनों को दर्शाएं तो कैल्शियम क्लोराइड, इस पे हमारा ऐसे धन होगा कि नहीं होगा, इस पे हमारा ऋण भी होगा या नहीं होगा, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे क्यों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62 ये कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है, वो क्या है। तो चुंबकीय अशुद्धि, चुंबक अशुद्धि का मतलब होता है कि वो अयस्क में न कुछ पदार्थ मिला हुआ अशुद्धि के रूप में उसको अलग करना है। वो भी अलग किससे करना है, तो अलग जो किया जा रहा है वो चुंबक के द्वारा कर रहा है। तो भाई चुंबकीय पृथक्करण होना चाहिए, हाथ से चुनकर तो होगा नहीं भाई, इसमें चुंबक वाला पदार्थ है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा यहाँ पे गुरुत्व पृथक्करण ये भी नहीं होगा, फेन उत्प्लावन ये भी नहीं होगा, ये चुंबकीय पृथक्करण ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका यानी परत पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई। उसको भूरे रंग का जो परत चढ़ता है उसको जंग बोलते हैं। ये किसी भी धातु को ना नष्ट करने में मदद करता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जग नहीं बल्कि क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी होगा। पेंट गलत है, जिंक गलत है और ये भी हमारा गलत है। ये तो हमारा क्रिया है, ये दोनों धातु है। वो जो परत चढ़ता है उसको हम लोग जंग कहते हैं भूरे रंग का। ये धातुओं को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। ये किसका होता है, 18 किसका होता है, आर्गन 18 होता है ना। कैल्शियम 20 होता है ना। आप बताइए 7 किसका होता है, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, आप बता दीजिएगा हमको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा। बताइए 4 किसका है, 4 किसका है बताइए, 2 किसका है, हीलियम का है ना। 8 किसका, ऑक्सीजन का है ना। 6 किसका है बताइए, कार्बन 6 होता है, कार्बन का होगा। 4 किसका है आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा, 20 होगा। 15 किसका होगा, फास्फोरस, P15 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, Mg, और ये 16 किसका होता है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होगा, 2 होगा। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होगा, ये होगा। कार्बन की कितना होगा और 4 की कितना होगा आप बताइए। कार्बन के तो 6 होते हैं, आपसे कार्बन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, एक किसका होता है हम बता देते हैं, हाइड्रोजन का। 4 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या, फास्फोरस, फास्फोरस P15 भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा ना, ये एल्युमिनियम का होगा, ये हमारा सिलिकॉन का होगा। और मैग फास्फोरस होता है P15। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या चुन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहता है ना कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। लो, परमाणु संख्या पूछ रहा था, आपकी पूछ देगा जी इलेक्ट्रॉन। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा कि जितना परमाणु संख्या होता है, समझ में आया ना, जितना परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या भी उतना ही होता है। ठीक है ना, पहले सोडियम के परमाणु संख्या तो पहले याद कर लो, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, ये 11 ही होगा। ठीक है ना, ये किसका होगा हमारा, ये किसका होगा, ये किसका होगा, ये हम तो सिलिकॉन मान लेते हैं, इसको हम लोग मैग्नीशियम मान लेते हैं, तो ये किसको मानिएगा आप बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, सोडियम के अलावा और किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अभी तो आप लोग जान रहे थे कि सोडियम के काटा जाता है चाकू से, इसके अलावा और किसको काटा जा सकता है, तो लिथियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हम लोग सी मारेंगे कि भाई दोनों को काटा जाता है चाकू से। समझ में आया ना, तो आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 नहीं है, ये हमारा लास्ट है। भाई एक रिक्वेस्ट है कि इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगा है, और हम चाहेंगे कि आप इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा देख करके, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो भाई करना बनता ही है। कमेंट ज़रूर कुछ कीजिएगा, जो हमसे क्वेश्चन कुछ गलती हुआ हो, या फिर जो क्वेश्चन हम आपको बताने के लिए बोले हैं वो ज़रूर कीजिएगा।
अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो बोलने या बताने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया है और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। फिर से हम लोग आते हैं आगे की वीडियो में लेकर के नए क्वेश्चन के साथ, नए जुनून के साथ और 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होने वाला है। तो क्या बोलें हम, बस इतना बोलेंगे यार बहुत मेहनत लगता है ये सब काम करने में, बनाने में। वीडियो को पहले बनाओ, बनाने से पहले क्वेश्चन को टाइप करो, टाइप करने से पहले क्वेश्चन को सर्च करो, सर्च करने के बाद कौन सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है उसको पहले नोट कर लो, बाहर कर लो, उसके बाद सिस्टम पे उसको टाइपिंग करो या फिर करवाओ, तब जाकर के फिर वीडियो शूट होता है। उसके बाद फिर इसको शूट करने से पहले फिर इसमें एडिट किया जाता है कुछ, उसके बाद फिर आप तक के पहुँचाया जाता है। टाइम बहुत लगता है, तो थोड़ा-सा मेरा मेहनत बेकार ना जाए, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है, ये सब कर देना है, ठीक है ना? और बहुत मेहनत लगता है और कुछ नहीं कहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर ये बताएँ कि आपको और किस चीज़ के वीडियो चाहिए या कोई पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए आप ज़रूर एक बार बताइएगा। कैसा लगता है बताने का तरीका ये हमको ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा तो हमें इससे क्या होता है ना कि थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। तो बस और क्या बताएँ हम। आपका दिन शुभ हो। अगर रात में देख रहे होंगे तो गुड नाइट, सुबह में देख रहे होंगे तो गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग होगा। और अब क्या बोलें हम, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।